कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा है 11th वालों के लिए बायनोमियल थ्योरम चल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रॉम एंड मतलब जो कोफिशिएंट होगा वो बायनोमियल कोफिशिएंट ही होगा, दैट इज आल्सो बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल है। ये भी नोट करके आपको लिख लीजिएगा, ये भी काम किया। तो चलते हैं अब क्या करते थे पिछले लेक्चर तक अगर आपने देखा है तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगर आपको मिला, अगर आप यहाँ से देखें तो n इवन है ये चीज और ये चीज, तो n/2 + 1 तो +1 हो। और अगर आप इसको मैक्सिमम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो बिल्कुल इस दूसरे लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। हमारा जो दूसरा टॉपिक चल रहा है 11th वालों के लिए बायनोमियल थ्योरम चल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें हमने लेक्चर 1 अपलोड भी किया है और उसमें हमने जनरल टर्म और बायनोमियल का इंडिपेंडेंट टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमने बात की। जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बायनोमियल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे, ये लेक्चर एक तरीके से आप देखिए कंटिन्यूएशन में है पहले लेक्चर के दूसरे लेक्चर के साथ। तो इसमें आप सीखेंगे जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है, हम थोड़ी बात भी करेंगे। टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स कैसे फाइंड करेंगे आज पढ़ेंगे हम। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं a + x⁴n में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, सवाल भी मिलेंगे आपको। और सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स क्या होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो टाइटल और भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट, ठीक है। एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कोफिशिएंट और टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए आते हैं, अब ये आने वाले टाइम में हम पूरी चीजें जानेंगे। तो हो सकता है आपको पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ हमने बातें की थी। इस लेक्चर में भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे बेसिक से ही कैसे सॉल्व करते हैं और आपके सारे सवाल बन जाएंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले जनरल टर्म की बातें, ठीक है। तो जनरल टर्म में शॉर्ट में चलूंगा क्योंकि पूरा डिटेल लेक्चर पहले हो चुका है। तो आप कुछ बातें हैं जनरल टर्म के बारे में और एक ही एक्सपेंशन आप याद रखें, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो a + x⁴n के एक्सपेंशन में हम बात करें, इसका एक्सपेंशन अगर आप देखें तो मैं समीशन में लिखूंगा। समीशन कैसे होता है, NCR और x की डिग्री r, इधर वाले की डिग्री यही लेते हैं इनटू a⁻n - r, कुछ इस प्रकार लिखते हैं। अच्छा r कहां से वेरी करता है, 0 से लेकर n तक। तो इस सीक्वेंस में, ठीक है, इसको आपको उल्टा भी लिखना आना चाहिए। तो उल्टा अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखते हैं, देखो वापस देखना, x हमेशा पहले होता है n, तो डिग्री आपका जो बायनोमियल कोफिशिएंट के पास n है तो वो डिग्री में रहता है टोटल। NCR से कुछ लेना देना, यानी कि x यहां पर है और दोनों का साइन पॉजिटिव तो है तो a + x। आप इस तरह से वापस लिख सकते हैं चीजों को। तो ये पहली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी बहुत बातें जो हमें करनी है, इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि पहली बात इसका जनरल टर्म। तो जनरल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज TR+1। लिखते कैसे हैं ये आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। तो NCR x⁻r इंटू a⁻ फिर n-r, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें देखे थे हमने। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करते हैं। तो फिलहाल जो ये सीक्वेंस है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं। 0 से लेकर n तक आपके कितने टर्म हैं, n+1 है। अगली चीज है कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स कैसे मिलता है सर, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, इतनी बातें हमारी हो चुकी थी। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट अगर आप देख रहे हैं तो ये मिलता है सारे वेरिएबल्स को 1 पुट करने पर, यूनिटी पुट करने पर। तो पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1 and get sum of all coefficients, ठीक है। ये बात लिख के हम बढ़ जाते हैं, सवाल में देखेंगे, ठीक है, क्या हो रहा है। आगे चलते हैं। दूसरी चीज, ये जो टर्म आपने लिखा था, एक बात और विशेष है यहाँ पर कि आप ये समझिए कि ये टर्म जो है आपका r+1th टर्म सोचें या r+1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं r+1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। देखिए आने वाले समय में कोई भी, जैसे मैंने पहले बोला, कोई भी सीक्वेंस है अगर आपका शुरुआत से टर्म मांग रहा है तो ऐसा सवाल भी बन सकता है कि पीछे से टर्म वो मांगे, या कुछ भी सवाल बना सकते हैं। तो यहां पर एक और चीज लिखेंगे कि r+1th टर्म फ्रॉम एंड इन a + x⁴n, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको एक तरीके से लिखना है जनरल इज इक्वल टू जनरल टर्म ऑफ। आपको क्या करना है, जब भी a + x⁴n में अगर आप एंड से टर्म देख रहे हैं तो आप इनकी पोजीशन रिवर्स कर दें और शुरुआत से ही टर्म देखें। तो जनरल टर्म इज इक्वल टू जनरल टर्म
टी आर प्लस वन इन एक्सपेंशन ऑफ, ये बराबर हो जाएगा किसके, इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n। ठीक है, आपस में दोनों की पोजीशनिंग चेंज कर देंगे। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, लिख लिया है आपने अगर तो आप ये समझिए कि अगर a प्लस एक्स की पावर n में, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, पहली बात कि टी आर प्लस वन आप लिख रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट, यहां पर लिख देता हूं मैं फ्रॉम स्टार्ट, दो बातें होती हैं। तो फ्रॉम स्टार्ट कितना आएगा, जल्दी बोले एक बार, NCR x की पावर r इंटू ए की पावर n माइनस आर। दूसरी बात इसी में कि अगर आप टी आर प्लस वन, फिर से देखो लिखने का हमारा तरीका टी आर प्लस वन है, क्योंकि किसी भी टर्म को अगर हम बाइनोमियल में दिखाते हैं तो जनरल टर्म से दिखाते हैं, ठीक है, जनरल आदमी सेना में। तो फ्रॉम एंड, अगर आप एंड से देख रहे हैं तो आपका कैसे लिखा जाएगा, NCR, बट आप x और a की आपस में पोजीशन चेंज कर देंगे जब भी आप ये लिख रहे हैं, तो आप करेंगे a की पावर r इंटू एक्स की पावर n माइनस आर, एक तरीके से। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, a और x को आपस में रिप्लेस कर दीजिए आप यहाँ पर, जब भी आपको टर्म चाहिए फ्रॉम एंड, ठीक है, आपस में पोजीशनिंग रिप्लेस हो जाएगी। तो ये आप पॉइंट वाइज अगर लिख लें बातें, सारी पॉइंट काम की बातें, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात और चौथी बात, और ये रही पांचवी बात, ठीक है, पांचवी बात। सीक्वेंस में चलेंगे, छठी बात पर चलते हैं। छठी बात एक और इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप a प्लस एक्स की पावर, यानी कि x की पावर n में ही चल रहे हैं, जब आप ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज और खास है कि इसमें ध्यान दें, अगर आपका किसी टाइम इफ a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, है ना, तो ये आपका सीक्वेंस बनाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। अब बात यह है 1 प्लस एक्स की पावर n का आप अगर समझें तो इट इज इक्वल टू समीशन, ठीक है, और आप इसको रखेंगे अगर तो 0 टू n और x की पावर NCR इंटू x की पावर r, क्योंकि आज a 1 हो गया तो बस इतना ही आएगा। अब ये भी आपका बढ़िया सीक्वेंस आता है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें। तो ये सीक्वेंस के बारे में कुछ बातें लिखूंगा मैं, वो भी समझना है आपको, टर्म वगैरह की बात नहीं करेंगे, इसके बारे में दो खास बातें हैं कि इसमें अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r कभी देखना पड़े इन 1 प्लस एक्स की पावर n में, तो हमेशा इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, वो आ रहा है NCR, क्योंकि a और b या अदर कोई कांस्टेंट नहीं है, 2 3 इसमें है ही नहीं, ये यूनिटी है, ये x है, तो आपका हमेशा इसका मतलब जो कोफिशिएंट होगा वो बाइनोमियल कोफिशिएंट ही होगा, दैट इज आल्सो बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो आप इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलें या टोटल कोफिशिएंट बोलें, ठीक है। बेसिकली आप धीरे धीरे आज के लेक्चर तक ये जानेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम में दो तीन बातें होती हैं कि जैसे कई बार कोफिशिएंट बोलते हैं, कई बार सिर्फ बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट बोलने का मतलब होता है टोटल, और कई जगह टर्म बोलते हैं। तो आज इन्हीं चीजों पर हमारी बात होगी, इस प्रकार से हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, कल को मान लो कोई उल्टा लिख दे, जैसे NCR और -2 या 2 की पावर r लिख दूं मैं, तो r फ्रॉम 0 से n, देखो ये आप करना आना चाहिए आपको, तो इट मीन्स ये है 1 प्लस 2 की पावर n, दैट इज 3 की पावर n। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको करनी चाहिए। तीसरी चीज इस पॉइंट, इस फॉर्मूले से जो रिलेटेड है वो ये है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे कोई कह दे, देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे, कि इन 1 प्लस एक्स की पावर 10 कोफिशिएंट ऑफ, है ना, x की पावर r एंड x की पावर 7 आर इक्वल, या मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन बदल देता हूं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन से समझने का प्रयास करिएगा। इन 1 प्लस के एक्स की पावर 10 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, देन मान लीजिए ऐसे कई बार कोफिशिएंट बराबर कराते हैं किसी भी चीज में, तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कि आपके पता चल गया कि इसमें डायरेक्ट कोफिशिएंट हम देख लेते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है। x की पावर 7 का कोफिशिएंट मांग रहा है, यानी कि r आपका जो है 7 हो गया इस समय, और इसके लिए आपका r कितना हो गया 8। तो अगर कोफिशिएंट बराबर करने हैं तो दैट मीन्स 10c, आप इसको लिखेंगे तो 10c 7 और k की पावर भी 7 हो जाएगा, क्योंकि x और k, ठीक है, आप समझ रहे होंगे आई होप। और इधर क्या हो जाएगा 10c 8 और k की पावर 8।
तो कुछ इस तरह से, मतलब मुझे हो सकता है गलत हो, के की वैल्यू क्या आएगी पता नहीं, सॉल्व करके देखेंगे आएगी। तो फिलहाल अगर ऐसी चीजें उठती हैं तो आपको करना आना चाहिए। कहने वाली बात है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर आप डायरेक्ट लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बाइनोमियल क्लियर हो गया, आपका TR+1 लिखना आ गया, स्टार्ट से एंड से भी आपको लिखना आ गया। अब छठी बात इसमें चलते हैं, सातवीं बात कि 1 + x की पावर n में ही अभी चल रहे हैं। सातवीं बात में 1 + x की पावर n में अगर आप और एक काम करें कि अब x को भी 1 रख दें तो, ठीक है। अगर हम x को भी 1 रख दें तो कहानी ये हो जाएगी, अगर आप 1 + x की पावर n को एक्सपेंड किए हैं तो nc0 + nc1 × x + nc2 x² एंड सो ऑन, या फिर आप इसको, ठीक है, समीशन के फॉर्म में देखें तो समीशन r फ्रॉम 0 to n ncr × x की पावर r हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसका मतलब समझें कि कल को x की जगह 1 किसी ने रख दिया तो ये हो जाएगा 1 + 1 बोले तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर n ये बहुत काम का रिजल्ट है। nc0 इसका मतलब भी समझेंगे हम, nc1 + nc2 + nc3 और इस प्रकार से प्लस nCn, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ भाई, सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही हम लिखते हैं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं कि आपके काम की ना हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसमें बात समझें कि ये क्या है। आपने लेक्चर में अगर समझा है तो कैसा होता है, आगे चलकर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो अगर आपके टोटल लोग n हैं और कुछ लोग उसमें से उठाए गए, यानी कि टोटल थिंग्स, क्योंकि आप आगे चल आने वाले टाइम में इसी से का जो दूसरा टॉपिक आएगा बाइनोमियल के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, देन आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो आप ये समझिए अगर बाइनोमियल थ्योरम आपका क्लियर है, यानी कि NCR NPR की बातें क्लियर हैं, तो ही आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर समझ पाए तो आप प्रोबेबिलिटी कर पाएंगे। तो कई लोग यही होता है कि बाइनोमियल थ्योरम 11th में ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं, या उनको समझ नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा कैसा है, बहुत सारे इसमें अलग अलग बातें हैं, तो फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी उनको थोड़ा दूर हटते रहते हैं और प्रोबेबिलिटी तक आते हैं तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो यही वजह होती है कि प्रोबेबिलिटी उनको टफ लगता है। बेसिकली अगर बाइनोमियल से आप चलें तो तीनों चैप्टर बहुत ही एक लाइन में आसानी से हो सकते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। अब मान लीजिए आर थिंग्स किसी ने सेलेक्ट की, भाई टोटल चीजें थी आपके पास n और किसी ने आर थिंग्स उसमें सेलेक्ट की, तो इस पूरी प्रक्रिया को मैथ्स में हम कैसे लिखेंगे, NCR, ठीक है। यानी कि सिलेक्शन ऑफ, ये आगे आने वाले टाइम में देखेंगे आप, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स, देखिए मतलब समझना बहुत जरूरी है, आउट ऑफ टोटल n थिंग्स। अब ये सिलेक्शन लोगों का हो, थिंग्स का हो, जिसका भी हो, तो ऐसे आगे आने वाले समय में आप NCR को पूरी तरह से समझेंगे। NCR वैसे भी आपने समझा है, तो NCR का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि NCR = फैक्टोरियल n। या एक बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये, देखिए अगर आपके पास n लोग हैं तो अगर आपने r लोगों को सेलेक्ट किया तो फिर बच गए होंगे n - r लोग, ये नॉट सेलेक्टेड वाले लोग होंगे। तो अगर आप देखें तो इसी प्रकार से इसको सिलेक्शन को हम अरेंजमेंट के माध्यम से बाद में समझेंगे, अरेंजमेंट एक तरीके से। तो अगर इसको आगे चलकर आप देखेंगे तो इसको हम NCR लिखते हैं और इसको आप NCn - r लिखेंगे। बात समझ में आई, एक बेसिक चीज। और यहां पर इसका मतलब एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो NC0 NC1 और NC2, फिर ये क्या है, एक तरीके से n में से सिलेक्शंस को दिखा रहे हैं कि NC0 का मतलब जब 0 सिलेक्शन हुआ है, n लोग थे, एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। NC1 क्या है कि n लोग थे, एक सेलेक्ट हो गया। NC2 है तो 2 सेलेक्ट हो गए। तो इस प्रकार से टोटल लोगों में से कभी भी कितने लोगों को लेकर हम अगर कुछ क्रमचय संचय या फिर आप बोले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये चीजें इस प्रकार से, अच्छा इसको जनरल लाइफ से अगर समझने का प्रयास करें कई लोग, यहाँ पर ये एटमोस्ट और एटलीस्ट की बात आएगी। तो आप समझ चुके हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ एक चीज कि आपने पॉइंट में क्या देखा कि NC0 + NC1 + NC2 से लेकर NCn तक का सम 2 की पावर n आता है, यानी कि एक तरीके से इट इज टोटल सम होता है, टोटल सम। देखिए क्योंकि यहां पर दो ही लोग हैं तो ये बाइनोमियल बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये हर उस इवेंट के लिए, उस घटना के लिए लग सकता है जिसमें 2 पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। यानी कि है ना, जब भी कोई एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हो रहा हो, आप इसको समझने का प्रयास करें कि एक्सपेरिमेंट ऐसा रहा हो जिसके 2 आउटकम हो, कितना आउटकम हो, 2, तो उस हर कहानी के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप इसको ऐसे समझें, जैसे आप समझते हैं कोई भी चीज ट्रू होगी
या फॉल्स होगी। और इस दुनिया में हमेशा ये दो चीजें हमेशा हर घटना के साथ जुड़ी होती हैं, यस या फिर नो, हाँ या नहीं, करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स हो गया, ऑफ ऑन या ऑन ऑफ लिखें आप, ठीक है, ऑन ऑफ, 1 0, जैसे कि आप कंप्यूटर की लैंग्वेज जानते हैं, बाइनरी सिस्टम 0 1 0, 1 मतलब यस, 0 मतलब नहीं, तो आप है ना, हैपन नॉट हैपन, ठीक है, समझ में आया, हैपन, और ये किसको दिखाएगा, नॉट हैपनिंग। तो मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उसके साथ हमेशा दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक्सपेरिमेंट। तो यही वजह है कि यहां पर भी ये दो चीजें एक तरीके से थी। आप जैसे समझ लीजिए a + x⁴n, तो यहां पर दो लोग थे, ठीक है, एक ये और ये, ठीक है, चलिए, यानी कि दो टर्म। तो अब यहां से वही बात है कि बातें ये हैं, दो घटनाएं हैं, अगर कोई भी चीज हो रही है या नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा इसमें पहले बातें लिख लेता हूं, फिर कोई एग्जाम्पल बताता हूं। तो पहली जो समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर आप पिछले ही 1 + x⁴n में एक काम करते हैं, जो आपका NC0 से लेकर, या एक मिनट में थोड़ी बात कर ही लेता हूं, हाँ, एटलीस्ट एटमोस्ट की बातें मैं यहां से आपको बता देता हूं, फिर हम 1 - x⁴n पर मैं आपको बताता हूं। तो इक्वेशन याद रखिएगा, इसको आप इक्वेशन A लिख लें। अब यहां पर कुछ काम की बातें, उनको पॉइंट वाइज मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको। जैसे कि कई बार आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, आगे भी दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर आपके लिए एक सवाल आता है, एटलीस्ट या एटमोस्ट। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एटलीस्ट क्या कह रहा है। तो यहां पर आप लिख लीजिए कि एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है। एटलीस्ट 2 सिलेक्शंस या एटलीस्ट 3 सिलेक्शंस का मतलब ये हो रहा है कि कम से कम 2 लोग तो आए। तो कम से कम 2 लोग तक का, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 लोग तो आने चाहिए। तो यानी कि यहां पर बात समझ में आ रही है कि NC2 + NC3 से लेकर सारे सिलेक्शंस लेने चाहिए। देखिए ये सम ऑफ सिलेक्शंस हैं एक तरीके से, जितने भी टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस हैं किसी भी घटना में, जिसके के लिए 2n टोटल आउटकम है, तो उसके सारे सिलेक्शंस का सम जो है वो ये रहता है। तो अगर आपको एटलीस्ट 2 की बात करो, इसका मतलब ये करें, तो इसको आप उल्टा लिखेंगे, 2n माइनस कौन से नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप आदत डालें, यानी कि एटलीस्ट 2 बोला तो टोटल 2 जो है किसको दिखा रहा है, टोटल सम को दिखा रहा है। और ये कौन सी घटना के लिए लगता है, जब भी आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट में 2 बातें हो रही हो, ठीक है, टोटल माइनस जो नहीं चाहिए उसको कह रहा है एटलीस्ट 2, कम से कम 2। तो इस तरह से आप लिखेंगे, जैसे एटलीस्ट 3 आ गया तो फिर क्या होगा, एटलीस्ट 3 मतलब यहां से लेकर फिर सम चल जाएगा, ठीक है। जैसे अगले स्टेप में लिख लेते हैं दूसरा, जैसे कोई इसी में बोले एटलीस्ट 3 सिलेक्शन, या एटलीस्ट 3 लोग आए, या 3 लोगों वाला कॉम्बिनेशन है, तो क्या करोगे आप, टोटल 2n माइनस 3 के पीछे कौन रहेगा, 2 तक, यानी कि आपको नहीं चाहिए, तो आप लिखेंगे NC0 + NC1 + NC2। बहुत सिंपल है, यानी कि एटलीस्ट एटमोस्ट की कहानी आई आपको, ठीक है। या आपको एक सवाल पूछा जाता है आगे चलकर, जैसे तीसरा लिखेंगे, जब मैं बोलूं आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, 2n - NC0, ठीक है, 2n - NC0, यानी कि ये वो घटना है जब वो चीज हो ही ना। तो यहां पर एटलीस्ट 1 भी आप लिख सकते हो, एटलीस्ट 1 सिलेक्शन, ठीक है। आगे आप इसको देखेंगे चल के, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आएगा, जब आपका है ना वहां पर बात होगी। तो ये एटलीस्ट की कहानी आप सीख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसी प्रकार इसी कहानी से, ठीक है, आपका एटमोस्ट चलेगा। तो अब एटमोस्ट पर आते हैं कि एटमोस्ट अगर सिलेक्शन बोले तो दूसरी बात एटमोस्ट। तो अगर मैं यहां पर बोलता कि एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट 2 सिलेक्शन हो जाए, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे NC0, यानी कि ज्यादा से ज्यादा में या तो नहीं वाला भी आएगा, या 1 वाला आएगा, या 2 वाला आएगा। तो इसका सीधा सम होता है, मतलब सीधे की तरफ। उसका क्या होता है, 2n से घटाकर हम लिख रहे थे। जैसे मान लो कल को लिखे एटमोस्ट 3, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, NC0 + NC1 + NC2 और प्लस ज्यादा से ज्यादा 3 तक। तो ये आपको लिखना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम कहां तक पहुंच गए थे, 1 मिनट देख लेता हूं मैं, वापस भटक ना जाए हम। तो हम शायद 1 + x⁴n में काम की बातें लिख रहे थे। 1 + x⁴n, a = 1 हमने पुट कर दिया था इसमें, और इसके लिए कुछ काम की बातें, वेरी इंपॉर्टेंट बात,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपको उल्टा लिखना आना चाहिए, आपको सीखना है, सवाल में जरूर आएगा। और दूसरा, ये कोफिशिएंट जब बराबर करवाते हैं इसके एक्सपेंशन में, ये भी नोट करके आप पॉइंट लिख लीजिएगा, ये भी काम की बात है। तो चलते हैं अब कि आगे, अब हम देखेंगे 1 प्लस एक्स भी आ गया, और दूसरा एक और एक्सपेंशन आपके लिए जरूरी है, दैट इज 1 माइनस एक्स। तो ये बहुत जरूरी है। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन तो आपने पढ़ा ही है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे 1 माइनस एक्स की पावर एन। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को समीशन के हिसाब से अगर आप ओपन कर रहे हैं तो ये हो रहा था समीशन आर फ्रॉम 0 टू एन और एक्स की पावर आर। इसी प्रकार इसको जब आप देखेंगे तो समीशन आर फ्रॉम 0 टू एन तो होगा, बट एनसीआर, और आज माइनस विद साइन आप लेंगे तो माइनस एक्स की पावर आर, और बाद में आप इसको पाएंगे कि समीशन आर फ्रॉम 0 टू एन माइनस 1 की पावर आर एनसीआर इंटू एक्स की पावर आर। देखिए जैसे मैं लिखता हूं आपको भी ऐसे ही लिखना है। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमेशा आगे होते हैं और एक्स हमेशा पीछे होता है, वरना आप थोड़ा इसमें कैसा है, एक तरीके से मैथ्स में पहले ही बोला है कि अगर आप चीजों को व्यवस्थित लिखते हैं, मैथ जो है ऐसी चीज है कि इसमें आप जितना व्यवस्थित चीजों को लिखेंगे, जितना व्यवस्थित चीजों को दिमाग में बिठाएंगे, उतनी आसानी से आप इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। अगर आप चीजें अरेंजमेंट तरीके से नहीं होंगी, अरेंज नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, तो आप कभी भी सीख नहीं सकते। ठीक है, चलिए, तो 1 माइनस एक्स के अगर एक्सपेंशन को मैं पूरी तरह से देखना चाहूं तो 1 माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन होगा nc0, और इसका मतलब ऑड टर्म दैट इज nc1 x। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस nc2 एक्स स्क्वायर माइनस nc3 एक्स क्यूब। आप पाएंगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि आपके टर्म जो है इवन ऑड के हिसाब से है ना बट रहे हैं, प्लस माइनस आ रहा है। तो एक पहचान यहां पर यह है कि अल्टरनेट प्लस माइनस दिखे तो समझ लेना एक टर्म कोई तो निगेटिव रहा होगा। बात समझ में, एक टर्म कोई तो निगेटिव रहा होगा। अब किसी के मन में एक और इच्छा आ रही है कि सर आज के दिन इसमें भी हम अगर 1 पुट करें तो क्या होगा। तो अगर 1 पुट करना चाहो तो इसमें भी 1 हम पुट करके देखेंगे, देखते हैं। तो अगली स्लाइड में चलेंगे, इसी में आप आगे बढ़ा ले, नंबर डाल दें इसी में 1 बार। पहले when x is equal to 1 in 1 माइनस एक्स की पावर n। तो अगर 1 माइनस एक्स की पावर n में भी आप x को 1 रख रहे हैं, जैसा कि आपने पीछे रखा 2 की पावर n बनाया, तो आप पाएंगे कि ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि समीशन, वापस उल्टा देखो लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर r का तात्पर्य ये है r फ्रॉम 0 टू n। इसको आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n। देखिए आर वाले जो लोग होते हैं, इससे आप समझ पाएंगे कि इनकी डिग्री सेम है, दैट मीन्स ये एक ही साथ थे, सेम। ठीक है, यानी कि एक ही साथ थे, एक ही घर से आए। 1 माइनस एक्स की पावर n। अब आप पाएंगे कि अगर आपने इसमें x को क्या रख दिया है, 1 रख दिया है, ठीक है, 1 रख दिया है, दैट इज 1 की पावर r। अगर आप अंदर वाली चीजें फिर जोड़ेंगी 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं इधर की तरफ हो गया 0 और इधर बचा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन। कहानी कुछ इस प्रकार समझ में आई कि इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम अगर हम देखें तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc3, ठीक है, इज इक्वल टू आ रहा है nc1, सॉरी 2 मत करो, 3 4 nc3 nc5 और इस प्रकार से आगे तक। तो यहां से एक छोटी सी बात मैं हिंदी में लिख सकता हूं कि सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बराबर है सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट। और आप जानते हो इनका टोटल सम कितना होता था, यानी कि समीशन एनसीआर आर फ्रॉम 0 टू n, टोटल सम कितना था, 2 की पावर n था। दैट मीन्स अगर आप यहां पर अलग अलग देखें तो यही सम बराबर हो जाएगा 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, बोले तो 2 की पावर n माइनस 1। ये एक काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो ये आप यहां तक सीखे कि इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। तो समीशन एनसीआर 2 की पावर n होता है, यहां से और भी बातें लिख लेते हैं समीशन में। तो एनसीआर आर फ्रॉम 0 टू n, और अगर -1 की पावर r है तो इट इज 0। इसी प्रकार अगर आप और भी लिखना चाहें तो जैसे एनसीआर और आपके सामने r फ्रॉम 0 टू n
2 की पावर आर गया कि मतलब पॉजिटिव साइन है और ये मैच कर रहा है, तो आपको पता है 1 + 2 की पावर n लिखना है। इसी प्रकार मान लीजिए आपके सामने, देखो उल्टा चीजें आपको करनी आनी चाहिए, NCR और आपके सामने आएगा -2 की पावर r, दैट मीन्स ये 1 - 2 की पावर r n रहा होगा। कहानी क्लियर? तो आई होप ये बातें आपको क्लियर है यहाँ तक, छोटी छोटी बातें, ठीक है। कोफिशिएंट भी बराबर हैं, सम टोटल सम भी देख लिया आपने। तो इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें हैं सब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, और यही चीजें कांस्टेंट है। देखिए थियरी और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है अगर आप सवाल पे जाना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि सवाल हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वगैरह वगैरह के, तो ये सवाल हमने पीछे भी किए थे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के, कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ इस सवाल में खास बात यह है कि अगर एक चीज आपने कभी की नहीं होगी तो आपको करनी चाहिए थी। जैसे x - 1 को आप देखें, मैंने कल भी बताया था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 की पावर 3 - 1, तो आपको a³ - b³ का फॉर्मूला याद आएगा और आप इसको इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सिस, ठीक है, 2/3 और माइनस यहाँ आ गया तो प्लस x की पावर 1/3 और +1, ठीक है। तो अब यहाँ तक अगर आप पहुँच पाए हैं तो चीज़ें इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो जाएंगी जो ऊपर लिखा है, यानी कि x + 1 अपॉन, ठीक है, एक सेकंड उल्टा हो गया है, मैं एक काम करता हूँ, +1 लेता हूँ, यहाँ पर +1 लेते हैं, +1 लेते हैं, तो यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, तो माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि x की पावर 2/3, x की पावर 1/3 +1, इसकी जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, दिस, तो x + 1 डिवाइड बाय, उसकी जगह लिख सकते हैं हम x + 1 के नीचे x की पावर 1/3, ठीक है, और +1, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लें। अगला माइनस, x - 1 को भी आप तोड़ सकते हैं, x की पावर 1/2 -1 और x की पावर 1/2 +1, क्लियर है। और नीचे x भी √x कॉमन ले सकते हैं, दैट इज √x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा x की पावर 1/2 -1। तो पहले तो देखिए एक चीज मैं पहले भी बताता हूँ आपको, एक और चीज, कि क्या है कि कभी भी आपको जनरल टर्म या ऐसे सवाल आते हैं, देखिए आप सिंप्लीफाई उसको पहले कर लें, जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं अंदर की चीज को, ताकि कैलकुलेशन आपके अच्छे आए। क्योंकि वो लोग ऐसे सवाल देंगे या ऐसी चीजें रखते हैं कि आप कैलकुलेशन में उलझें, लेकिन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाते हैं ये हो गया, ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो x की पावर 1/3 +1, ठीक है, कहानी क्लियर। अच्छा इधर क्या बचा, x की पावर 1/2, और वो यानी कि वो भी √x है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं √x + 1 अपॉन √x बचा है। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, तो मुझे लग रहा है 1 1 कट जाएगा, तो फाइनली बहुत अच्छा आएगा ये, x की पावर 1/3, √x कटा, -1 अंदर गया तो +1 और हो गया -1 और +1 अपॉन x की पावर 1/2, ठीक है, की पावर 10। फिर आप पाए कि बहुत अच्छा ही सर, देखो तो इतनी देर में मैंने एक ही काम किया, बस सिंप्लीफिकेशन का काम किया भाई, x की पावर 1/2, ठीक है, ये बात। अब इसकी पावर 10 में अगर आपको कौन सा चाहिए, इसको चाहिए क्या था, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो आपको पूरी फिर कहानी करनी पड़ेगी कि अब आप यहां से अगर सॉल्व करना चाहें तो आपका ये सीक्वेंस हो गया, x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/2 की पावर 10। अगर इसमें x की इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो आप इसका gt लिखेंगे सबसे पहले, gt बोले तो जनरल टर्म, कैसे लिखा जाएगा, 10CR, देखिए ये कन्वेंशनल मेथड है, आपको यही सीखना है। तो 10CR x की पावर 1/2 की पावर r हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ -r/2, ठीक है, और ये हो जाएगा x की पावर 10 - r डिवाइड बाई 3। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या करते थे पिछले लेक्चर तक अगर आपने देखा है, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो आप क्या करते थे, सारे x के डिग्रीज को 0 करेंगे, तो यहां पर x के डिग्रीज का सम ले लेंगे, तो -r/2 प्लस 10 - r डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फाइनली -3r, ठीक है, फाइनली -3r और प्लस 20 एलसीएम लेंगे, -2r इज इक्वल टू हो गया 0, तो फाइनली यहाँ पे 3 2 5 और r आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई, तो r इज इक्वल टू 4, और फाइनली आप इसका कोफिशिएंट चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ, तो यही है, तो 10c कितना हो जाएगा आंसर, 10c4, तो फाइनली आप 10c4 यहाँ पर सॉल्व कर लें, 10c4 कितना आ जाएगा, ओपन कर सकते हैं, तो 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइड बाई 4 × 3 × 2 × 1, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर ले, तो 3 2 6 3 3 4 और 2 8 पूरा गया, तो 10 30 30 × 7 7 × 21, तो 210 आपका आंसर आ जाएगा। आसान है समझ। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ये जनरल टर्म पर बेस्ड आपके सवाल हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो ये जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं देखिए, इन पर सारे सवाल आते हैं, जितनी भी बातें मैंने बताई ऐसे आपको राइटिंग करके प्रैक्टिस करना है। तो इसका मतलब ये सब जरूरी है कि सबसे पहले बहुत लोग आगे आगे चैप्टर पढ़ने के चक्कर में रहते हैं, मिडिल टर्म ये वो पूरा सिलेबस। देखिए आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसको शुरुआत से बहुत बेसिक से समझें, तभी आपको आगे आने वाली चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप चाहते हैं आगे सीखना, यही होता है कि हम जल्दी जल्दी में चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। देखिए फास्ट मत रहिए, आराम से पढ़िए और चीज़ों को समझने का प्रयास ज़्यादा करें, समझ कर उनको याद कर लें। जैसे कह रहे हैं ए रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं फ्रॉम बिगिनिंग से है, यानी कि स्टार्ट से है ये, तो फर्क दोनों में बहुत थोड़ा ही आता है, आपको भी समझ में आया। अच्छा वो भी फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड है, तो T5 फ्रॉम एंड से अगर हम लिखें तो मैं आपको जस्ट लिख के दिखाता हूं, आपको लिखना आना चाहिए एक लाइन में। कैसे लिखेंगे? 10CR, आर मतलब फिफ्थ टर्म। अच्छा फिफ्थ टर्म ले लो तो आर की जगह 4 आ जाएगा भाई, एक कम चलता है ना, तो 10C4 और ये जो बचा है आराम से लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 1/3 की टोटल की पावर फिर 4 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 1/3 की पावर 10 - 4 बोले तो 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय। अब ये एंड से लिखना है तो आपका ये टर्म इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि डिग्रीज आप एक्सचेंज कर दें, कितना आसान है। यानी कि इधर वाला टर्म इधर ले लें, इसकी डिग्री हो गई अब 4, सही है कि नहीं, और इसकी डिग्री हो गई 10 - 4 6। तो आपको लिखना आया क्या? और ये सवाल में दिया है क्या? नहीं दिया। अच्छा रेशियो ही चाहिए, तो एक मिनट फिर ऊपर ऊपर सॉल्व कर लेते, खटाखट ये कट गया। और अब डिग्री डिग्री बैलेंस करें तो ये इधर बचेगा 2 की पावर 1/3 की पावर 6, 6 - 4 कितना बचा? कट गया, 6 - 4 2, नीचे इसकी डिग्री हैंडल कर लें तो एक ही साथ कट रहा है ये 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 की पावर 2 ही बचा ना, यस। तो फाइनली ये हो गया 2 की पावर 2/3। अच्छा नीचे देखें तो 2 का स्क्वायर बोले तो, अच्छा उल्टा ले जाऊं क्या मैं ऊपर, देख लेते हैं एक मिनट। तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 स्क्वायर और 3 की पावर 2/3, ये ऊपर पहुंच जाएंगे भाई, ठीक है, रेसिप्रोकल होके, और डिवाइड बाई 1 चल रहा है, नीचे 1 ही रह गया। तो 2 की पावर 2 + 2/3 क्या किया इन्होंने, आंसर कैसे आया? अच्छा ऊपर 1 है या नीचे 1 है, तो नीचे 1 किया। अच्छा इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सारी डिग्री जोड़ ली, तो 2 की पावर सारी डिग्री जोड़ लीजिए आप, तो 3 दूना 6 + 2 2/3, आप इसको 4 ही लिख ले, 4 सही है, 4 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 2/3, ठीक है, और नीचे 1। तो एक मिनट देखते हैं। अच्छा ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू 3 को आप मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6 की पावर 2/3 और नीचे 1। अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी ऐसा भी इनका नहीं आ रहा है, इनका आ रहा है 16 अंदर छोड़ा है, 2 इंटू 6 की पावर 1/3, तो आपका आंसर ये या ये आना चाहिए। तो 2 इंटू 36 की पावर 1/3 कैसे हो गया? अच्छा 6 स्क्वायर अंदर ले लिया है, तो फिर बिल्कुल जहां तक आप पहुंच गए हैं, तो 4 इंटू आप इसको 6 का स्क्वायर की पावर 1/3 लिख सकते हैं और डिवाइड बाई 1 लिखा जा सकता है। तो फाइनली 4 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36 की पावर 1/3 और रेशियो आपका 1। तो मुझे लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, इन दोनों में से ही देखना है आपको कौन सा सही है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। फिर कैलकुलेशंस वगैरह देख लीजिएगा। तो आपको अगर स्टार्ट से एंड से टर्म लिखना आता है, जैसा कि अभी पीछे लेक्चर में हमने सीखा, तो सवाल कितने आसान है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जनरल टर्म लिखना आना चाहिए, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, जैसे कि कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एन सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस। तो बिल्कुल अगर जैसे भी कोफिशिएंट वाले जितने भी सवाल है सब जनरल टर्म बेस्ड हैं, तो मतलब आप समझिए जनरल टर्म बहुत सारी चीजें डील करता है और बेसिक है आपका बायनोमियल चैप्टर का। तो आप जनरल टर्म इसका भी लिखना जानते हैं, तो एनसीआर कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर 1/x³ की पावर r इंटू x² की पावर n-r, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एन सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ इज। तो कोफिशिएंट ऑफ x उठाना है आपको, तो कोफिशिएंट ऑफ x उठाना है, तो यहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि x की डिग्री 1 है, तो आप कहां से बात ये करेंगे, सारी जितनी भी डिग्रीज x की दिख रही हैं आपको इस पूरे, ये जनरल टर्म होता है भाई। यानी कि जनरल टर्म से आप समझते हैं, जैसे किसी भी भारी सीक्वेंस या बहुत जब चीजें खुलती हैं टर्म्स में, तो उन सारे टर्म को का जिम्मेदार एक टर्म होता है, दैट इज जनरल आदमी, कि भाई जनरल आदमी जैसा फॉलो करेगा या जो चीज उसके साथ करेंगे वो सारे टर्म पर अप्लाई होगी। तो हम किसी भी चीज को जैसे पढ़ते हैं, सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं, सीरीज पढ़ते हैं, तो उसमें एक जनरल टर्म जरूर होता है। तो ये आप याद कर लीजिए, जैसे कैसा होता है कि आपकी कोई भी, आप इसको ऐसे समझें
कि कोई भी बहुत बड़ी सेना है आपके पास, तो उनका एक जनरल आदमी रखा जाता था पहले, जो उनको दिशा निर्देश देता था, है ना। तो राजा के नीचे एक जनरल आदमी जो सेना को दिखाता था, तो वैसे ही आप समझिए ये भारी सेना का एक आदमी है जो उसका नेतृत्व कर रहा है एनसीआर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर चाहिए तो फिर इनके सारे जितने भी एक्स की डिग्री जहां से आप कलेक्ट करेंगे सबको फिर इसकी डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी हम ढूंढ पाएंगे इसको। बिल्कुल, तो इसका मतलब हो जाएगा -3r। देखें यहां से डिग्री कितनी आएगी -3r, और जोड़ करेंगे तो 2n - 2r इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। ठीक है, डिग्री यहां पर 1, तो फाइनली यहां से -5r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या ऐसा कर लीजिए -5r इधर, तो दैट इज 5r इज इक्वल टू 2n - 1। ठीक है, तो एक r और n में एक बहुत बढ़िया रिलेशन निकल के आया। लेकिन इसने कहा है कि ये जो टर्म है इट इज इक्वलेंट टू NC3, तो यानी कि NC3 है 23 है, यानी कि ये जो कोफिशिएंट है यहाँ से r जो आप निकाल रहे हैं 2n - 1 डिवाइड बाई 5, वो पहले से आपको दे रखा है इसने, r यहाँ पर होता है क्योंकि आप कोफिशिएंट NCr लिखते हैं, तो r की जगह कौन है 23, तो आप फाइनली r की वैल्यू इसमें 23 फिट कर दें और शायद n मिल जाएगा आपको। तो r की जगह 23, तो कितना हो जाएगा 23 × 5 माइनस इधर आकर +1 डिवाइड बाई 2, तो ये आपकी कितनी वैल्यू हो गई, ठीक है n। तो फाइनली आप सॉल्व कर लें, देख लें कितना आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या आई सॉरी 5 या 15 का 5 यहां से लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 +1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 116 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाए 2 5 और 1 16 58। क्या आपका 58 आंसर है? बिल्कुल है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 58। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। देन आज के दिन हम एक और काम करेंगे कि हम मिडिल टर्म भी जान लेते हैं कि मिडिल टर्म क्या होता है a + x⁴n में। तो बिल्कुल जो मिडिल टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं a + x⁴n में। देखिए आप a + x का एक्सपेंशन जब कर रहे हैं तो आप NC0 से लेकर NCn तक जा रहे हैं, NC0 से लेकर NCn तक जा रहे हैं। अगर आपने पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज का पहले लेक्चर में आपने देखा कोफिशिएंट की बात, तो NC0 हमेशा NCn के बराबर होता है, NC1 हमेशा NCn - n के बराबर होता है, NC2 हमेशा NCn - 2 के बराबर होता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है NCr = NCn - r। तो बिल्कुल यानी कि आप मिडिल टर्म अगर ढूंढ रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 आपके पास कुछ n जो है यहाँ पर ऑड है, यानी कि 5 लोग हैं यानी कि ऑड है, और इनका मिडिल टर्म आपको ढूंढना है। बहुत सारे ऐसे लोग लगे हैं, हालांकि इसके बराबर है, बाइनोमियल कैसी प्रॉपर्टीज रख रहा है हमें नहीं पता। तो मिडिल टर्म आया आपका T3, यानी कि T3 जो है आपका मिडिल टर्म है। लेकिन हमने इसको ढूंढा कैसे? इसको ढूंढा है n से, यानी कि टोटल। तो T3 कैसे आया है 5 + 1 डिवाइड बाई 2 करके आया है, तो T3 बिल्कुल। तो यही कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम यहाँ पर बिल्कुल करेंगे। अगर आप देख रहे हैं a + x⁴n, तो आओ शुरू करते हैं। तो a + x⁴n में आप अगर इसको टर्म्स के नाम पर देखना थोड़ा शुरू करें आप, दैट इज T1 + T2 + T3, और इस तरह से चूंकि आपको पता है n+1 टर्म है तो यहाँ पर Tn+1 में लिख सकता हूं, क्योंकि 1 से लेकर टोटल n+1 टर्म। तो बात यहाँ पर n से ही संबद्ध है। आप समझें कि अगर आपका n से देखें तो दो बातें हो सकती हैं, या तो n आपका इवन होगा या फिर n आपका ऑड होगा। अब n अगर इवन है या ऑड है तो बात यह है कि हम टोटल टर्म से देखते हैं, हमेशा C टोटल टर्म्स इवन और ऑड। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि टोटल टर्म्स आपके इवन है या ऑड है। तो अगर आपका n इवन है तो मैं समझ सकता हूं कि n+1 यहां पर जो होगा वो ऑड हो चुका होगा, और यहां पर n+1 यानी कि टोटल टर्म जो होंगे वो इवन हो गए होंगे। ठीक है, ये बात है। तो अब आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज ऑड होती है, यानी कि टोटल टर्म्स जब ऑड होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये कितने ऑड टर्म्स है, तो एक ही मिडिल टर्म होता है। तो यहां पर आपका एक ही मिडिल टर्म होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं ओनली वन मिडिल टर्म, ओनली वन मिडिल टर्म। उसको पाएंगे कैसे? हम उसको पाएंगे बिल्कुल n से। तो मिडिल टर्म चूंकि n आपका इवन था तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट Tn/2 + 1 आपका जो है मिडिल टर्म होगा। मिड टर्म इज इक्वल टू Tn/2 + 1। ठीक है, चूंकि n कैसा था पहले आपका इवन। ठीक है, आओ इधर चलते हैं। अगर n प्लस आपका 1 इवन है तो जब भी इवन चीजें होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ले लिया, तो यहां पर एक नहीं अब दो लोग बीच में मिडिल में रहेंगे और इनके बाद में बराबर भी होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 मिडिल टर्म्स, हालांकि उनके कोफिशिएंट बाद में बराबर होते हैं। अब ये दो मिडिल टर्म कौन कौन से हैं और लिखते हैं। तो पहला होगा Tn+1/2 टूथ टर्म,
और दूसरा होगा टी n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, एक और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x प्लस 1 या x 1 प्लस एक्स कुछ भी लिखिए आप, मैं n को फिक्स करता हूं, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर मान लीजिए एक बार 8 है और एग्जाम्पल के तौर पर एक बार 1 प्लस एक्स की पावर 9 है, क्योंकि आपको दोनों ही समझने पड़ेंगे, इवन और ऑड। तो 1 प्लस एक्स की पावर अगर 8 है तो यहां पर आपका जो मिड टर्म होगा वो होगा NC, सॉरी टर्म पर डायरेक्ट चले गए, तो T 8 है तो यहां पर मिडिल टर्म जो होगा आपका T4 होगा। डायरेक्ट T4 को लिखेंगे कैसे आप, एक मिनट, 8 प्लस 1, रुक एक सेकंड, 8 देखिए कैसा है, 8 आपका इवन है लेकिन टोटल टर्म 9 हो गए, तो टोटल टर्म 9 ऑड हो गए, तो ऑड होने का मतलब ये हो गया आपका प्लस 1 भी, चलिए आप, तो t प्लस 1 मैंने यहाँ पर लिखा था n/2 प्लस 1, बिल्कुल अगर आप यहाँ से देखें तो n इवन है, ये चीज और ये चीज, तो n/2 प्लस 1, तो प्लस 1 होगा, यानी कि आप इसको अगर लिखना चाहें तो NC4 से शुरुआत होगी, बाइनोमियल कोफिशिएंट NC4 इंटू एक्स की पावर 4, अगर आप इसको ओपन करें, ठीक है, तो एक ही टर्म होगा। लेकिन 1 प्लस एक्स की पावर 9 में देखेंगे, अगर मिड टर्म की बात करें आप, देखिए एक एग्जांपल सफिशिएंट है, मिड टर्म की बात करें तो अब यहाँ पर 2 होंगे, दैट इज t 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, दैट मीन्स अगर आप कोफिशिएंट देखें तो फिर ये कितना आएगा, यानी कि 2 लोग हैं, एक है आपका t 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, एक होगा t5 एंड एक हो जाएगा 9 प्लस 1 t6, यानी कि 2 टर्म यहाँ पर आपके मिड है, मिड में बराबर है, तो बिल्कुल, तो आप ये ध्यान रखें, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो आपका इसका मतलब आपका सिर्फ अगर आप किस कॉन्सेप्ट को भूल भी जाते हैं तो बिल्कुल 1 2 3 आप जो मीडियन वाला कॉन्सेप्ट लगाते थे वही आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना, मिड टर्म मीडियन। शुरू करें, तो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पर बाद में आते हैं सवाल। देखो चलिए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी समझ लेते, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी मिडिल टर्म से एसोसिएटेड है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ, बस एक लाइन में खत्म है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म is highest या greatest coefficient in all term of binomial of BT। ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जब आप मिडिल टर्म लिख रहे हो तो इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो बाकी के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट से बड़ा है, या इसका जो कोफिशिएंट है वो सबसे बड़ा है। तो ये बात आप समझिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं देखूं कि जैसे मान लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर आपका कुछ ले लेते हैं 18 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, और आपको यहाँ पर देखा जाए कोई कहे देन इन, ऐसे लिख दूं, इन 1 प्लस एक्स की पावर 18 एन कितना है 18, तो 18CR लिखा है, तो यहाँ पर कोई सवाल बना सकता है फाइंड R इफ 18CR मैक्सिमम, यानी कि आपको सवाल यह है कि मैक्सिमम 18CR कब होगा, तो वो R बताओ। तो आपको फिर से ये मिडिल कोफिशिएंट की कहानी से ही चलेगा, तो पूरी चीज कहानी जो है मिडिल कोफिशिएंट से आप देखते हो, ठीक है, मिड कोफिशिएंट, तो आप ये देखेंगे कि इसका n कैसा है, n यहाँ पर है 18, तो R को आप किस प्रकार से लें कि आपका ये पूरी जो चीज है 18CR दैट इज मैक्सिमम रहे, तो आपको फिर मिडिल टर्म के पास जाना पड़ेगा, तो मिड टर्म है वो मैक्स कोफिशिएंट था ना, मिड टर्म का कोफिशिएंट, तो इसका मतलब मिड टर्म का कोफिशिएंट होना पड़ेगा इसको, और n आपका कैसा है, इवन है, तो इसका मिड टर्म क्या होगा, तो मिड टर्म होगा आपका R इज इक्वल टू n/2 प्लस 1, अगर आप देखें जबकि ये इवन था, ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा t 18/2 प्लस 1 दैट इज t कितना हो गया 9 और 1 10, t10 का कोफिशिएंट आपका मैक्सिमम होगा। तो आप सीधे देख सकते हैं, मैं इतनी घुमा फिरा कर बातें नहीं करना चाहता था, इसका मतलब r की वैल्यू जो है n/2 होनी जरूरी थी, दैट मीन्स 18/2, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ये आपका आंसर होगा। यानी कि NCR को मैक्सिमम होने के लिए r को मिड टर्म वाला r होना पड़ेगा। फिर से बोल दे रहा हूं, यानी कि NCR में कोई भी NCR हो और अगर आप इसको मैक्सिमम कराना चाहते हैं तो R जो है ये मिड टर्म से आएगा, मिड टर्म का कोफिशिएंट। बात ये है, बात समझ में आई, मिड टर्म का कोफिशिएंट होना चाहिए।
ठीक है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट तक बात हो जाती है। आगे बढ़े तो इन पर सवाल भी मिल सकते हैं आपको, जैसे कह रहे हैं द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मिडिल टर्म इंपॉर्टेंट है, और मिडिल टर्म या फिर दूसरा बोलेंगे मैक्सिमम रखो आप आर को। चलिए, तो मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर इज द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस, यानी कि यहां पर मिडिल टर्म इसका आपको बताना पड़ेगा। तो बिल्कुल मिडिल टर्म के लिए आप ये देखें कि आपके ये इवन है, तो आपका इवन है, तो मिडिल टर्म आपका जो होगा tn/2 + 1 दैट इज t8/2 हो गया 4 + 1 दैट इज t5। अब t5 आपको लिखना आएगा क्या, तो t5 कैसे लिखेंगे हम, तो n आपका 8 है, तो 8c4 एक कम से शुरू करते हैं, और 3/x की पावर 4, देखिए आपको लिखना आना चाहिए, जीटी लिखने में जितना भी आप तेज होंगे उतना स्पीड में आपका क्वेश्चन चलेगा। तो 3/x की पावर 4 और x³ की पावर 8 - 4 दैट इज अगेन 4, इट इज गिवन 5670, और x की वैल्यू चाहिए शायद उनको, द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x, टोटल x की सारी वैल्यूज का सम। तो आप सॉल्व करें तो 8 इंटू मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, क्रमशः घटते हुए क्रम में 4 बार, 4 3 2 1, ये आपको ओपन हो गया, इंटू 3 की पावर 4 और इंटू 1/3 की पावर 4, ये तो आपस में ही निपट गए, और यहाँ पर बच गया x की पावर -4 और प्लस x की पावर -4 x की पावर प्लस 12 इज इक्वल टू 5670। तो विधिवत तरीके से मैंने इस चीज को लिख लिया है सही तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या क्या चीजें कट रही हैं। 3 दूना 6, 6 गया, 4 और 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें 5 दूना 10, 10 का 1 0 यहाँ से कट गया, तो फाइनली 7 डिवीजन में लगा दीजिए, और ये भी आपस में साफ हो गए। तो x की डिग्री टोटल बच गई 12 और -4, 8 4 12, और 5 6 7 के नीचे आ गया कितना 7, तो 7 इंटू 8, 8 7 56 और 1 यानी कि 81। तो फाइनली यहाँ से आ रहा है, आप प्राप्त कर पा रहे हैं, देख लेते हैं एक बार वापस, कुछ गड़बड़ तो नहीं। 4 3 12, 12 और -4 ठीक है, 3/x और ये क्यूब पहले से था। तो x की पावर 8 इज इक्वल टू 81। कोई है ऐसा जो 81 दे दे भाई? तो 3 की पावर कितना होना चाहिए? आप जानते हो 3 की पावर कितना होना चाहिए? तो 81 आता है 9 इंटू 9, तो बोले तो 4, तो लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां पर आप ऐसा समझिए कि x की पावर 8 यानी कि x की पावर 4, एक मिनट, x स्क्वायर की डिग्री 4 हम लिखें तो 3 की पावर 4, तो यहां से कंपेयर करने पर मिल रहे थे x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ रहा है साहब। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो इसके दोनों रूट जो होंगे +-3 होंगे, तो इनका सम पूछा जा रहा है, तो सम तो 0 हो गया। ऑप्शन में एक 0 दिख रहा है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन पर निर्धारित करता है सब। तो आप इतना समझ गए यहां तक बातें। तो मिडिल टर्म की ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। जैसे एक और सवाल है, कुछ सवाल कर लेते हैं मिडिल टर्म तक, और आज फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। तो पहला लेक्चर आप 01 और 02 तक 2 बातें सीखे हैं, जनरल टर्म और a+x की जितनी भी काम की बातें, सम ऑफ कोफिशिएंट हो, टोटल टर्म हो, उसको सम को इधर से लिखना हो या इधर से एक्सपेंड करना हो, दोनों बातें, स्टार्ट फ्रॉम से टर्म निकालना या एंड से निकालना। तो चलिए, जैसे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट, कि कभी भी देखिए एक ट्रिक है, आपको ट्रिक दे रहा हूं, आगे फिर से मिलेगी आपको। कोई एक सीरीज मिले जिसमें ऐसे क्रमशः आपके लोग मल्टीप्लाई हो, यानी कि 2 लोग मल्टीप्लाई हो, जैसे एनसीआर और एनसीआर टाइप से, इसका समझने का प्रयास करिएगा। तो जब भी 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमेशा एक को पलटी खिला दो। इसको आप एनसीआर जो है, इसको एनसीएन-आर से रिप्लेस कर दें। देखिए समझते रहिएगा, कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। NCR+1 से रिप्लेस कर दीजिए NCN-R से, तो वो क्या जाएगा? तो NCR इंटू NCN-R हो जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, अब देखते रहिए। फिर क्या करना है, अगर आपको इसका पूरा सबमिशन करके ऐसी सीरीज थी, क्योंकि ये सीरीज सबमिशन में थी, तो आपको क्या करना है, सबमिशन में तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए ऊपर के लोगों को, तो आप ऐसे पाएंगे, तो n+n CR+n-R, तो फाइनल आंसर आपके कितना आ रहा है? 2NCN। देखिए इस पूरी प्रक्रिया में क्या हमें ध्यान देना है कि R जो है कैंसिल होना चाहिए, यानी कि यहां से यहां तक आने में R मस्ट बी कैंसल्ड। तो आपका ये ट्रिक काम करता है। तो एक ट्रिक है आपका छोटा सा, तो ये आपका काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर सवाल लिखे हैं 20C0 20CR, तो इसको आप अगर समेशन में व्यक्त करें तो ये हो रहा है 20C, कोई भी लिख लो आप, R इधर लिख लो या 20C0 इधर लिख लो, मुझे लग रहा है ऐसे ही चल रहा है, एक कम घट रहा है तो एक कम। तो R फ्रॉम आपका जहां से भी हो, 0 से लेकर शायद R तक ही जा रहा है,
तो आपको इसको सॉल्व अगर करना है यानी कि, तो आप एक को पलटी खिला दें 20C R और ये 20C R को ही मैं कैंसिल करना है हमें, तो एक काम करते हैं 20C 0 और इसको मैं पलट रहा हूं तो 20C कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट मैंने गलत लिखा है, फिर से चलते हैं। देखिए इसका जनरल टर्म है 20C R इंटू 20C N माइनस R। अब एक बार देखें, एक बार 20C 0 20 माइनस R, एक मिनट रुक जाइए, पहले ही से वैसे लिखा है, यस R या R माइनस N 20C R माइनस 1 हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। R हम 0 अगर रखें तो 20C 0 R की जगह, अच्छा R माइनस N करना पड़ेगा क्या, इसका जनरल टर्म हमें देखना है, या ऐसे नहीं दूसरी फिर अप्रोच भी है अपने पास। देखिए ये कई बार लगता है नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरी अप्रोच है। आप इसको ऐसे भी समझें कि आपके पास 20 लोग थे और इधर भी 20 लोग थे, आपका हर सिलेक्शन में क्या हो रहा है, ये बहुत सारे सिलेक्शंस का सम है। पहली बार आपका इसमें हर बार क्या हो रहा है, R सिलेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है, 0 सिलेक्शन हुआ है पहले टर्म में। इसी प्रकार अगली बार R माइनस 1 लोग इसमें से लिए गए, अगली बार इसमें से 1 लोग लिए गए। तो बात यह है कि इन सब चीजों में आप देख रहे हो कि टोटल हर बार इनका सम अगर आप कर दें, टोटल R लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, R पीपल्स या थिंग्स सेलेक्टेड। देखिए ये बेसिक चीज है, मैंने शुरुआत में लेक्चर में आपको बताया, पीपल्स सेलेक्टेड, ठीक है। सिलेक्शन से भी हम सोच सकते हैं आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ टोटल n प्लस n, क्योंकि n में से आपने लिए दैट इज 20 बोल सकते हो, दैट इज 2n, तो n यहाँ पर 20 है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें, देखिए ट्रिक आपकी अभी यहाँ काम नहीं आई, काम कर सकती थी, देखेंगे अभी लगाकर, तो 2n यानी कि इस पूरी चीज को आप एक तरीके की झटके में लिख सकते हैं कि 2n बोले तो 20 इंटू 2, या आप ऐसे समझिए जोड़ दीजिए, टोटल सम हो गया आपका n जो है 40, लेकिन टोटल हर बार क्या हो रहा है, R सिलेक्शन हो रहे हैं इसमें से, तो 40C R की मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपको निकलवा रहे हैं वो। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो R आपको पता ही होगा, अभी पीछे से मिड टर्म का कोफिशिएंट हमेशा मैक्सिमम होता है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, ठीक है। तो 20 इज द राइट आंसर, इसका मिड टर्म कौन होगा, मिड टर्म का कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा। अच्छा ये वाली बात क्यों नहीं लगी, आप देख सकते हैं जोड़ रहे हैं तो 1 1 कट गया, हाँ बिल्कुल लग तो रहा है। अगर आप यहाँ पर किसी भी टर्म को किसी भी टर्म से ले सकते हैं, इसको देख ले तो 20 प्लस 20 आप लिखना चाहिए था, और फिर क्या और लिखना चाहिए था, R माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कट गया तो फिर 20 40 CR, यस बिल्कुल आ रहा है। तो ये ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप यूज कर सकते हैं। कई बार जब आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहे हैं, या एक दूसरी जो मैंने ये अप्रोच ली, ये भी बहुत काम की अप्रोच है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन से आया है, तो दोनों अप्रोच आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगला जैसे ये कह रहे हैं इसमें मिडिल टर्म के कोफिशिएंट इसमें सेम है, तो एक छोटी सी बात बस बोलूंगा कि समेशन 1 प्लस के एक्स, आपको पीछे मैंने बताया है लेकिन फिर भी याद दिला देता हूं, 1 प्लस के एक्स की पावर n, ठीक है, R ले लेता हूं, या आप ऐसा समझें इन 1 प्लस के एक्स, देखिए के इसलिए ले रहा हूं जानबूझकर, में x की पावर r का कोफिशिएंट हिंदी में लिख लें आप, कैसे लिखा जाएगा, क्या आएगा, बहुत सिंपल है, इट कम्स आउट टू बी NCR, क्योंकि इसका r यही बनता है, क्योंकि x डायरेक्ट, और इनटू बस k की पावर r, क्योंकि जनरल टर्म लिखेंगे तो kx की पावर r आएगा। तो आप ध्यान रखिए ये चीज, ठीक है, ये हमेशा होता है। अगर इसका विपरीत बोलें, दूसरा इसका हिस्सा हो जाएगा कि इन 1 माइनस kx की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट, देखिए आगे आने वाले टाइम पर कोफिशिएंट लगाने में मुझे बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं, ये मुझे वहां चाहिए होंगे, तो बिल्कुल आपको आने चाहिए। तो NCR माइनस k की पावर r हो जाएगा, वेरी गुड। अब यहां पर k 1 हो या जो भी चीजें हो, तो कहानी ये है जैसे कि कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द, तो आप जल्दी से बताइए 4 अगर इवन है तो मिडिल टर्म के लिए r इसका 2 होना पड़ेगा, अभी भी पीछे देखें तो इसका r 3 होना पड़ेगा मिडिल टर्म के लिए। तो इसका मतलब आप जल्दी से इसका कोफिशिएंट लिख लें तो हो जाएगा 4c, देखो मैं लिख रहा हूं अल्फा स्क्वायर, बराबर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x दिस आर सेम, तो ठीक है बिल्कुल। तो यहां पर कितना हो जाएगा फिर मिडिल टर्म 6c, ये मिड टर्म के लिए हुआ है, ये बात समझ में आई, मिड टर्म n इवन हो जैसा कि कहानी हमने अभी पीछे बोली थी, तो 6c कितना हो जाएगा 3, और फिर माइनस अल्फा की पावर 3, देखिए जैसे ये कहानी बोली। तो शॉर्ट में आप जितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना दिक्कत कम लगेगा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर।
6 इंटू ये कितना खुल जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 2 1 और माइनस का एक माइनस बाहर ले लेते हैं और अल्फा क्यू को डायरेक्ट कट करते हैं तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लेते हैं 3 2 जा 6 और कितना बचा 2 2 तो होगा 3 दूना 6 अल्फा इधर बचा है माइनस दे दो 6 इंटू ये पूरा ही साफ हो गया डिवाइड बाई इंटू 1 और 5 डिवाइड बाई 4 बचा 5 इंटू 4 तो फाइनली आप पाएंगे यहाँ से माइनस कैंसिल करें कुछ और तो नहीं बचा ना 3 2 जा 6 2 और ये 3 तो -3/10 आंसर में है क्या ये आपका है तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ चीजें आज के लेक्चर में आपने सीखी कुछ ट्रिक्स जैसे ये ट्रिक्स ही हैं एक तरीके से छोटी छोटी इनकी आप प्रैक्टिस कर लें अगर आप बाइनोमियल को अच्छा समझना चाहते हैं और वापस भी बहुत सारी ट्रिक्स बहुत सारी बातें हैं तो आज के दिन मिडिल टर्म और यहां तक आप पूरा लिख लें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मिडिल टर्म का ही होता है ठीक है एंड से टर्म लास्ट और शुरुआत से टर्म लिखना एंड देन आपकी कुछ ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इस लेक्चर में थोड़ा सा अभी अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम आगे की बातें जनरल टर्म की हो गई तो यहां पर हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट यहां तक हमने कवर कर दिया है पूरी बात को अब बस एक रह जाता है एनजीटी ठीक है। तो एनजीटी के लिए हम अगले लेक्चर में जाएंगे तीसरा लेक्चर होगा हमारा बिल्कुल देखते रहिए बाकी सारे लेक्चर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं ठीक है। ये चीजें फ्री चल रही हैं और शेयर भी करें तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।